देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज लॉर्ड रिटन के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन दैट वी विल टॉक अबाउट टुडे विल बी लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन आपके वाइसरॉय रहेंगे इंडिया के। अब इनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें होंगी वो हमने ध्यान देनी है। सबसे पहले लॉर्ड लिटन को लिखने का बहुत शौक था, राइट। ही वॉज अ राइटर, पोएम्स बहुत अच्छी लिखा करते थे, जिसकी वजह से इन्हें वाइसरॉय ऑफ रिवर्स लेटर्स कहा जाता था। वाइसरॉय ऑफ रिवर्स लेटर कहा जाता था, बिकॉज ही कैन मेक ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ आउट ऑफ हिज वर्ड्स, राइट। और इनका जो पेन नेम हुआ करता था, पेन नेम होता है जिससे ये जैसे पोइम लिख दी और एंड में राइटर अपना नाम लिखता है ना, तो वो वाला नेम। तो उस टाइम पे इसने क्या रखा हुआ था पेन नेम अपना, दैट इज ओवन, ओवन मेरिडिट, ओवन मेरिडिट इनका पेन नेम हुआ करता था। अब इन्हीं के टाइम पीरियड में 1877 में दिल्ली में दरबार लगेगा। दिल्ली में दरबार लगेगा मतलब एक रॉयल सेरेमनी की जाएगी, जहां पर क्वीन विक्टोरिया को, विक्टोरिया नहीं विक्टोरिया को, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी जाएगी। केसरे हिंद की उपाधि दी जाएगी। केसरे हिंद का क्या मतलब हुआ, एम्परस, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्योंकि आपको पता है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा एंड इंडिया विल बी प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द क्राउन। तो अब ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन की जाएगी 1877 में, ग्रैंड सेलिब्रेशन करके दिल्ली में, जहां पे लॉर्ड लिटन साहब बोलेंगे कि क्वीन विक्टोरिया अब आपकी महारानी है, आप उनके अधीन ही काम करेंगे। अब क्वीन विक्टोरिया इधर नहीं आएगी, सिर्फ लिटन जो है ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करके सबको इंफॉर्मेशन ग्रांट करेगा, राइट। इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे 1876-77 में बहुत सीवियर फेमाइन्स आते हैं, सीवियर फेमाइन्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो फेमाइन्स आते हैं ना बच्चे, ये तो मतलब बहुत ज्यादा डिवास्टेशन कोज कर देते हैं, लोग मरते हैं। ठीक है, एंड इसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या कैसे लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाए, एक कमीशन बनता है जिसका नाम होता है रिचर्ड स्ट्रैटेजी कमीशन। रिचर्ड स्ट्रैटेजी कमीशन। तो ये कमीशन बैठेगा और देखेगा कि कैसे इस फेमाइन को टैकल किया जा सकता है। अब इनके टाइम पीरियड में 1878 में दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक होगा वर्निक्यूलर पेस्ट एक्ट, ठीक है, मतलब इसके तहत जितने भी इंडिया की मीडिया थी, ठीक है, इंडिया की मीडिया जो कि न्यूज़पेपर जर्नल्स वगैरह पब्लिश की जाती थी, उनको ओवरनाइट में बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखो आपको ये चीज समझना है, अब कोई मीडिया हाउस है, वो डेफिनेटली लोगों को वेकन करेगा ना, वो बताएगा कि ब्रिटिशर्स ऐसे है वैसे, ब्रिटिश ऐसे मारते हैं, हम पे हैवी टैक्स लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, लोगों में सोशल अवेकनिंग आएगी। तो यही चीज जो थी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट को लागू करेंगे, जिसके तहत जितने भी आपके मीडिया हाउसेज होंगी, प्रेसेस होंगी, उनको बंद कर दिया जाएगा। इसमें जो सबसे एक्चुअली देखो, वर्निकुलर वर्ड का आपको मतलब पता होगा कि जो लोकल लैंग्वेजेस में आपके प्रेस चल रहे थे। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में तो अगर ये कुछ छापेंगे तो अंग्रेजों को समझ आ जाएगा ना, लेकिन हिंदी में छापोगे, बंगाली मराठी में सब छापोगे, तो वो चीज ब्रिटिशर्स को नहीं समझ आएगी। तो ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा था आपकी इंग्लिश के असाइड जितनी भी आपके जर्नल्स थे जो उस टाइम पे पब्लिश हो रहे थे। इसी के तहत जो पहली प्रेस जिसे बैन किया जाएगा उसका नाम होगा सोम प्रकाश, ठीक है, जर्नल। इसको प्रेस किया जा मतलब बंद किया जाएगा। एंड इसी टाइम पीरियड में अमृत बाजार अमृता बाजार पत्रिका, इसको ओवरनाइट ही अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जैसे ये नियम आएगा। क्योंकि इसने लोकल लैंग्वेजेस की जितनी प्रेस थी उनको सस्पेंड किया था ना, तो अमृत बाजार पत्रिका आपकी हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होती थी, इसको ओवरनाइट ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज इंग्लिश वाली के ऊपर कोई बैन नहीं था। ओवरनाइट में ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाएगा। फिर आते हैं आर्म्स एक्ट।
आर्म्स एक्ट की बात करें तो उसके तहत बोल दिया गया था कि इंडियंस कोई भी अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर रखेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में डाल दिया जाएगा, राइट। तो आर्म्स एक्ट लगा और वर्निकुलर पेस्ट एक्ट लगा। क्या ये दो एक्ट सबको समझ आ गए? जल्दी से बताएं, क्या ये दो एक्ट सबको समझ आ गए? जल्दी से बताओ। चलिए, अब इसी टाइम पीरियड में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी होगी। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी होगी। क्या पूरी पढ़नी है? नहीं, सिर्फ सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर किसके टाइम पीरियड में होगी? लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में होगी। इससे पहली वाली किसके टाइम पे हुई थी? ऑकलैंड के टाइम पे, जिसमें ऑकलैंड हार कर आता है और बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बट इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। एंड सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का जो टाइम पीरियड है बच्चे, वो है 1878 से लेके 1880 के बीच में। अब लॉर्ड लिटन जो होगा वो सिविल सर्विसेज में बैठने की एज को कम कर देगा। सिविल सर्विसेज की एज 21 से 19 वर्ष कर देगा। 21 से 19 वर्ष कर देगा लॉर्ड लिटन, राइट। तो लॉर्ड लिटन क्या करेगा? लॉर्ड लिटन बोलेगा कि आप सिविल सर्विसेज के लिए 19 साल की आयु से अपेयर कर सकते हैं, नो नीड टू वेट फॉर 21 ईयर्स, राइट। तो ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ आ गई? यस या नो? यस या नो? जल्दी से बताएं। लॉर्ड लिटन में आपने सिर्फ यही पॉइंट्स याद रखने, इसके अलावा कोई पॉइंट्स याद नहीं रखने। प्लीज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। अब आएंगे आपके लॉर्ड रिपन। देखो, लॉर्ड रिपन ना सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल आपका वाइसरॉय रहा है, सबसे ज्यादा लव्ड वाइसरॉय रहा है, बिकॉज लॉर्ड रिपन हमेशा एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड लोगों के लिए, इंडियन पीपल के लिए वेयर करते थे। उनको पता चलता था कि ब्रिटिशर्स आर एट फॉल्ट, ब्रिटिशर्स एक फॉरेन एरिया को इन्वेड कर रहे हैं, फॉरेन एरिया को मतलब अपना गुलाम बना रहे हैं। उनको हर चीज का पता था। इस वजह से लॉर्ड रिपन हमेशा हमेशा इंडियंस के फेवर में रहता था। इस वजह से ही विल बी द मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। आज तक इतनी रिस्पेक्ट किसी को नहीं मिली होगी जितनी इस बंदे को मिलती थी। अब इसको जर्नली इसने एक बुक लिखी थी, इसने बुक लिखी थी ड्यूटी ऑफ एज। ड्यूटी ऑफ एज नामक बुक लिखी थी, जहां पर इसने अपना कार्यकाल एज द वाइसरॉय बताया, टेन्योर अपना वाइसरॉय डिपिक्ट किया और बताया कि कैसे इंडिया में करप्ट पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की लाई गई, ठीक है, इंडिया के लोगों को हराया गया। फिर ये भी बताया कि कैसे हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा। देखो, कुछ चीजें ब्रिटिशर्स ने अच्छी भी की और कुछ बहुत ही बुरी भी की हैं, जिसमें जैसे अगर हम बात करें तो जो सोशल इवल सोसाइटी में थे, जैसे सती प्रथा का होना, चाइल्ड मैरिज को ना, तो ये कंप्लीटली उसके खिलाफ थे। तो लॉर्ड रिपन ने इस बुक में उस सबका जिक्र भी किया हुआ है। अब इसके टाइम पीरियड में क्या क्या होगा? सबसे पहले सेंसेस होंगी। अब ये ऑफिशियल सेंसेस आपकी लगेंगी। इससे पहले आपको अगर याद होगा, मायो के टाइम पे अनऑफिशियल सेंसेस हुई थी, इट वाज इन द ईयर 1872। ऑफिशियल सेंसेस किसके टाइम पे होगी? रिपन के टाइम पीरियड में, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 1881। अनऑफिशियल फिर से मैं लिख देती हूँ, किसके टाइम पीरियड में होगी? ये होगी मायो के टाइम पे। और कौन से ईयर में होगी? 1872 में, ठीक है। लिख दिया हुआ है, ये फैक्ट आपको लर्न होना चाहिए, राइट। यही सिर्फ एक अलग फैक्ट है, बाकी मैं लॉर्ड रिपन की ही चीजें लिखूंगी, प्लीज उसे नोट डाउन करिएगा। देखिए, लॉर्ड रिपन की बात करें, इसके टाइम पीरियड में फैक्ट्री एक्ट आता है। फैक्ट्री एक्ट, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था कि जो लोग फैक्ट्री में काम किया करते थे उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई एक्ट लाया गया था। स्पेसिफिकली ये बच्चों के लिए एक्ट था। इसमें बोला गया था कि 7 साल से कोई भी 7 साल की अगर कोई बच्चा उम्र का है या उससे छोटा, उसे फैक्ट्री में आप नहीं लगा सकते हो, राइट। क्योंकि छोटे बच्चे को तो मशीनरी का नॉलेज नहीं होता, केमिकल्स का नॉलेज नहीं हो सकता, वो तो अपने आप को मार देगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोविजंस इसमें लाए गए थे, आपने इसको नहीं पढ़ना है। फिर इसी टाइम पीरियड में 1882 में विलियम हंटर कमीशन गठित किया जाता है। विलियम हंटर कमीशन बैठता है। ये कमीशन का संबंध किससे था बच्चों? ये एजुकेशन से संबंधित था, कि कैसे एजुकेशन को इंडिया में अच्छा किया जा सके, उससे रिलेटेड ये था। अब देखो, लॉर्ड रिपन को क्या पता था? लॉर्ड रिपन को पता था कि अंग्रेज गलत है, तो इन्होंने वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया। वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपील किया। प्रेस एक्ट को रिपील किया। कब रिपील हुआ? 1882 में। तो वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट रिपील होगा 1882 में। सभी बच्चों को इसको याद रखना है, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ रूल भी इन इंडिया माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इनका क्रिएशन इंडिया में होने लगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ रूल इन इंडिया,
ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ रूल इन इंडिया इनको बोला जाता है। एंड लास्ट इसके टाइम पीरियड में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आएगी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होगी। इसको मैं थोड़ा सा आराम से आपको समझा देती हूँ। देखो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में क्या होगा कि देखो जैसा कि ब्रिटिशर्स हम पर हुकूमत करते थे, तो अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता था तो उस टाइम पे जुडिशरी सारी ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप की गई थी। बताती हूँ मैं एक बार, रुक जाओ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। अभी पहले जो इल्बर्ट बिल पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब देखो मैंने क्या बताया, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में, हाई कोर्ट बना था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में, राइट। तो अब यहाँ पे जो जजेस होते थे वो ब्रिटिशर्स थे सारे, मतलब बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के आए हुए बंदे ही जज बन रहे थे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी कोई भी इंसान, इंडियन इंसान कोई भी कल्प्रिट है तो उसकी सुनवाई ब्रिटिशर कर सकता है। लेकिन जब यहाँ के लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, ठीक है, लॉयर्स बनने लगे, ठीक है, जज बनने लगे, तो अगर आपका कोई इंडियन एज अ जज बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वो किसी यूरोपियन का ट्रायल नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो? अगर यूरोपियन एज अ जज बैठा है, ठीक है, जज बैठा हुआ है, तो वो इंडियंस के केसेस भी सुन सकता है, यूरोपियंस का भी सुन सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा इंडियन एज अ जज बैठा हुआ है तो वो सिर्फ इंडियन बंदों का केस सुन सकता है, यूरोपियन के केसेस नहीं सुन सकता है। तो लॉर्ड रिपन ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जज तो जज है। आपको पता है ना कि अगर जुडिशरी की बात करें, हम इसको इंडिपेंडेंट विंग मानते हैं, ठीक है, जिसकी गलती होगी जज तो उसी को पनिशमेंट देगा। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं है, आप तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है। यूरोपियन वालों का सिर्फ यूरोपियन करेगा और इंडियंस का सिर्फ इंडियन ही करेगा। यूरोपियन के पास बट स्टिल एक पावर थी कि वो इंडियन का कर सकता, तो ऐसा डिफरेंस क्यों? इल्बर्ट बिल लाई गई थी जिसके तहत बोला गया था कि इंडियंस भी अब यूरोपियन का ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से तो पूरे मतलब यूरोप में, ब्रिटेन में हल्ला डल गया। एंड लॉर्ड रिपन को गालियां पड़ने लग पड़ी कि तू यहाँ का बंदा होकर हमें ना सपोर्ट करके बाहर वालों को सपोर्ट करता है। तो उसने बोला कि मैं सही का साथ दे रहा हूँ, राइट। इसने क्या बोला, मैं सही का साथ दे रहा हूँ और मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, ये गलत, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यूरोपियंस इंडियन एंड यूरोपियन दोनों का ट्रायल कर सकते हैं, इंडियन सिर्फ इंडियन का कर सकता है। व्हाई सच सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे आप एक रीन ऑफ स्लेवरी मतलब इंड्यूस करके बैठे हुए। तो उस टाइम पे बगावत होगी, कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे। फिर बाद में एक कंक्लूजन निकला जिसमें बोला गया कि जब भी सुनवाई हुआ करेगी तो आपके 12 जजेस की पैनल बैठा करेगी, ठीक है, 12 जजेस की पैनल बैठा करेगी और मेजोरिटी में डिसीजन होगा। अब यहाँ पे चालाकी क्या कर दी, 7 बंदे यूरोपियंस के होंगे और आपके जो रिमेनिंग, आपके कितने बच गए, 5 बंदे जो होंगे वो आपके इंडियन होंगे। पर बच्चे बात तो वही आ गई, यूरोपियंस का पलड़ा भारी रह गया, इंडियंस का पलड़ा कम रह गया। इस वजह से इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था हमारे इंडियन लीडर्स के द्वारा भी। लॉर्ड रिपन तो कर ही रहा था बेचारा, इसको तो करता भी रहा, इसने तो हर मुमकिन कोशिश करी कि ऐसा ना आए, लेकिन स्टिल इसको जो पास किया गया, इस वर्डिक्ट के साथ पास किया गया कि 12 जजेस बैठा करेंगे और 12 में 7 यूरोपियन जजेस हुआ करेंगे और 5 आपके इंडियन जजेस हुआ करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? देखिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, वर्निकुलर का मतलब होता है आम भाषा में चीजों को पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी जर्नल्स वगैरह पब्लिश किए जाता था अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, अगर उसे किसी रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था तो उसे वर्निकुलर लैंग्वेज बोला जाता था। मराठी हो सकता है, असमी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, मराठी हो सकता है, तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप न्यूज़पेपर को प्रिंट कर रहे हो, किसी जर्नल को पब्लिश कर रहे हो, तो उसे वर्निकुलर लैंग्वेज कहते हैं। अब वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इस एक्ट के तहत जितनी भी प्रेस थी, मीडिया थी, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि आप अपने न्यूज़पेपर अपनी रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश नहीं करोगे, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स को रीजनल लैंग्वेजेस थोड़ी ना आती थी। और और जितने भी आपके मीडिया वाले थे वो लोगों में नेशनल अवेकनिंग करने के लिए, पेट्रियोटिक अवेकनिंग करने के लिए रीजनल लैंग्वेज में लोगों तक मैसेज पहुंचाया करते थे। इस वजह से लोग जो थे ब्रिटिशर्स के एंटी हो रहे थे, और इस चीज को कम्बैट करने के लिए जो लॉर्ड लिटन होंगे वो वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेकर आएंगे 1878 में, जिसको लॉर्ड रिपन जो है 1882 में रिपील कर देगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, लॉर्ड रिपन एक अच्छा बंदा है, इंडियंस के फेवर में रहेगा और उसको पता है। देखो यार सिंपल सी बात है, देखो क्या हर इंडियन उस वक्त एजुकेटेड था? नहीं था।
ठीक है। क्या हर बंदे को इंग्लिश आती थी? नहीं आती थी। तो यार वर्निकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर आप ऐसे मतलब प्रोहिबिशन तो नहीं लगा सकते हो ना, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेजेस ही जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जानते हैं, उनको ही पढ़ना अच्छे से जानते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी उर्दू अच्छे से पढ़ लेती है, पंजाबी कम्युनिटी जो है वो पंजाबी लैंग्वेज पढ़ लेती है। ठीक है, लेकिन हर बंदा तो वो नहीं पढ़ सकता ना। तो आप रीजनल लैंग्वेजेस को कैसे सप्रेस कर सकते हो व्हेन इट इज द सोर्स ऑफ इंटरकनेक्टिंग when it is only the source of connection in between the people। तो लॉर्ड रिपन ने इसको इस वजह से रिप्ली किया था। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? जल्दी से बताएं। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चल रही हूँ। चलिए अगला आपने देखना है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी 1885 में। इसके जो फाउंडर होंगे वो होंगे एओ ह्यूम। ठीक है, और ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इनके फाउंडर ये थे, ये आपने याद रखना है। इसके टाइम पीरियड में आप बस इतना याद रखिए, थर्ड एंग्लो वर्मा वॉर भी होती है। थर्ड एंग्लो वर्मा वॉर भी हमें देखने को मिलती है। कौन से ईयर में? 1886 में थर्ड एंग्लो वर्मा वॉर देखने को मिलती है। 1886 में क्या होता है, क्यों होता है, आपको उसमें नहीं जाना। फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, सबसे पहले ये रिवाइव करेगा इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स किसने हटाया था? नॉर्थबुक ने। अब फिर से ये इसको इनकम टैक्स को लागू कर देगा। इसके टाइम पीरियड में सेकंड फैक्ट्री एक्ट आएगा। ठीक है, जिसे ये होगा 1891। 1891 में सेकंड फैक्ट्री अधिनियम आएगा। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में आप लोगों ने और क्या याद रखना है? सिविल सर्विसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा प्रोविंस हाईएस्ट लेवल, एक होगा इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, और तीसरा होगा सबऑर्डिनेट लेवल। मतलब 3 लेवल बना दिए थे, जिसमें सबसे ऊपर वाला लेवल होता था प्रोविंस वाला लेवल, इंटरमीडिएट बीच वाला था और सबऑर्डिनेट वाला सबसे लोअर लेवल था। तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में होने वाला है। ज्यादा कुछ काम नहीं किए खास इन्होंने। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका नाम है लॉर्ड एल्गिन। इसके आगे आप 1 लगाएंगे क्योंकि आप एल्गिन में पढ़ भी चुके हो, जो कि आपके धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मर जाएगा घूमते घूमते। ठीक है, अभी आएगा लॉर्ड एल्गिन 2, सॉरी इसको वो 1 था, ये 2 था। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन 2। अब लॉर्ड एल्गिन 2 के टाइम पीरियड में 1897 में छापेकर ब्रदर इंसिडेंट होगा। छापेकर ब्रदर इंसिडेंट होगा। अब इसमें होगा क्या कि 2 ब्रदर होंगे। ठीक है, 2 ब्रदर्स होंगे। ठीक है, जिनको हम छापेकर बोलेंगे। ठीक है, छापेकर उनका सरनेम था। 2 ब्रदर्स की कहानी है, जो कि उस टाइम पर 2 अंग्रेजों का कत्ल कर देंगे। एक का नाम था डब्ल्यू.सी. रांड और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट अयरस्ट। ठीक है, इनको ये क्या कर देंगे? किल कर देंगे। ये छापेकर ब्रदर्स इंडियन थे, ये इनको किल कर देंगे। और इस वजह से एक संसदीय माहौल बन जाएगा कि 2 आम आदमी उठे और उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। लॉर्ड एल्गिन के टाइम पीरियड में आती है फेमाइन्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मरते हैं। अब देखो, जब भी कोई आपकी नेचुरल हैजर्ड आता है, ठीक है, जैसे फेमाइन्स आ गई, सून इट विल बी अकम्पनीड बाय डिजीजेस। तो उसी टाइम पीरियड में प्लेग और कॉलरा का आउटब्रेक हो गया। प्लेग और कॉलरा का आउटब्रेक हो गया। ठीक है, और लोग मरने लगे। तो बेचारे ये जो बंदे थे डब्ल्यू.सी. रैंड और एयरएस, लोगों को समझाते थे कि क्लीनलीनेस मेंटेन करो, क्लीनलीनेस मेंटेन करो। और छापेकर ब्रदर्स इसी वजह से इनको मार देंगे। काम तो बेचारा ये अच्छा ही कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि मर जाओगे, साफ सफाई नहीं रखोगे। ठीक है, गांव गांव में जा रहे थे और छापेकर ब्रदर्स इनको मार देंगे। बस ये इसकी कहानी है।
ना बेचारे इनकी गलती थी ना उनकी गलती थी। उनको लग रहा था कि ये पता नहीं जानबूझ के हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, पर ये नहीं पता था कि जिस गंदगी वाले माहौल में ये रह रहे थे उसकी वजह से इनके मरने के चांसेस बढ़ रहे थे। ठीक है, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ एन feeling of fear that they want to make it in the minds of the British government कि हम किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अटैक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम पीरियड में हुआ था। आज सिर्फ आप इतने वाइसरॉय पढ़ोगे, इसके अलावा कोई वाइसरॉय नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कल हम लॉर्ड कर्जन से शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। अब कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? चलिए, यहां तक हो गया। आज हम अगला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोशियो कल्चर अपराइजिंग। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म। ठीक है, इसमें पहला आपको कल मैंने ब्रह्मो समाज, धर्मा समाज आई थिंक ये करवा दिया था। अलोंग विद इट आई थिंक प्रार्थना सभा करवा दी थी मैंने आपको। प्रार्थना समाज करवाया कल की नहीं करवाया? जल्दी से बताओ। प्रार्थना समाज करवाया आप लोगों को कि नहीं करवाया है? चलिए, नहीं करवाया है तो लिखिए, प्रार्थना समाज, इसकी फाउंडेशन होती है 1867 में। कौन करेंगे इसको? आत्मा राम पांडुरंगा। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंगा, ठीक है, इनका नाम था, जो कि इसके फाउंडर थे। अब तुम लोग इस नाम को कैसे लर्न करोगे कि ये प्रार्थना समाज से एसोसिएटेड है? सिंपल सी बात याद रखोगे, जब कोई मर जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए तुम लोग क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। तो आत्मा राम पांडुरंगा का एसोसिएशन किस समाज से होगा? प्रार्थना समाज से होगा। राइट। इस अगर हम ये बात करें कहाँ पे फॉर्म हुई थी, एरिया ऑफ इट्स फॉर्मेशन, दैट इज बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। अगर मेंबर्स की बात कर ले तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट मैं आपको कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स बता देती हूँ, जैसे वीर सालिंगनम, पंटलुलु, पंटुलुलु, एमजी रनांदे। अभी मैंने ये नाम आईएनसी के वक्त भी लिखवाया था। एओ एमजी रेनांडे जो है वो पॉलिटिकल गुरु बनेंगे एओ ह्यूम के, पॉलिटिकल गुरु एओ ह्यूम के। ये चीज भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये एज एन एड ऑन कंसेप्ट है, वो आप लिख सकते हैं। तो ये है आपका प्रार्थना समाज। ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना क्या करते थे क्यों करते थे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना समाज के बाद हम नेक्स्ट के साथ चलेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट। ये बच्चे स्टार्ट हुई थी 1826 में। अब कल मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय पढ़ाए थे, और उसी में मैंने 1817 का टाइम पीरियड बताया था, जब डेविड हेयर नाम का बंदा हिंदू कॉलेज बनाएगा, हिंदू कॉलेज फॉर्म करेगा। इस हिंदू कॉलेज में डेविड हेयर जो होगा वो इंग्लिश प्रोफेसर होगा। ठीक है, इंग्लिश प्रोफेसर होगा। और यही डेविड हेयर यंग बंगाल मूवमेंट को 1826 में स्टार्ट करेगा। अब जो स्टूडेंट्स डेविड हेड को फॉलो करेंगे, स्टूडेंट्स जो फॉलो करेंगे डेविड हेयर को, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा? डिरोजियंस। ठीक है, डिरोजियंस। अब तुम बोलोगे मैम इसका क्या नाम होता है? बच्चे, जो डेविड हेयर का पूरा नाम था ना, हेनरी लुइस विवियन डिरेजियो। ठीक है, हेनरी लुइस हेनरी लुइस विवियन डेराजियो। ठीक है, ये इनका नाम हुआ करता था, ओरिजिनल नेम इनका यही था, जिस वजह से इन्हें डिरोजियंस, इनके फॉलोअर्स को कहा जाएगा। अब इनको नेशनल पोइट ऑफ इंडिया माना जाता है, इन्हें नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है। ठीक है, और इनकी एक बहुत ही फेमस, आई गेस आप लोगों को भी पता होगी, एक क्या बोलते हैं उसको, पोइम है। ठीक है, पोइम है जिसका नाम है टू माई नेटिव लैंड,
टू टू माई नेटिव लैंड नहीं, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। ये आई थिंक हर बच्चे की बुक में ये पोइम उन्होंने वंस इन अ लाइफ टाइम पढ़ी होगी। ठीक है, तो इन्हें नेशनल पोइट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप लिख लीजिए। दूसरा नाम है इसी बंदे का हेनरी विवियन डिरोजियो। अब देखो कुछ बुक्स आप पढ़ोगे ना बच्चे, वहां पे बोलेंगे कि डेविड हेयर अलग था और ये बंदा अलग था। ठीक है, डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज का क्या बोला गया है, फाउंडर बोला गया है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में हम ये देखते हैं, अगर आप जैसे एक किसी राइटर की बुक पढ़ोगे तो उसमें बोला जाएगा डेविड हेयर जो था हिंदू कॉलेज का क्या था, फाउंडर था। लेकिन हेनरी विबिन डिराजियो इसी कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर थे, और कुछ बोलते हैं कि ये दोनों बंदे सेम थे। तो कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स है। ठीक है, अगर आपको ये नाम दिखेगा, ठीक है, तो आपने स्पेसिफिकली इसी को ही हमेशा हाईलाइट करना है। ठीक है, टिक मार्क करना है। डेविड हेयर को एज अ फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज आप देखेंगे, लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक कौन थे, देन इट इज हेनरी विबिन डिरोजियो। ठीक है, स्पेसिफिकली याद रख लेना। वैसे तो एक ही है ये दोनों बंदे, कुछ बोलते अलग है। तो डेविड हेयर ने तो हिंदू कॉलेज बनाया था। यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी, हिंदू कॉलेज में जो एक इंग्लिश प्रोफेसर थे जिनका नाम था हेनरी विबिन डिरोजियो, और इन्हें नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिर्फ नाम एंड फाउंडर्स के नेम आपने याद रखने हैं। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है। अब तुम्हारे थोड़े से बड़े बड़े आएंगे, जैसे आर्य समाज। इसकी तो स्कूल्स की चेन भी बहुत बड़ी है, डीएवी स्कूल्स जो होते हैं। देखिए, आर्य समाज की फाउंडेशन 1875 में कौन करेगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था इनका, मूल शंकर। मूल शंकर इनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था, मूल शंकर। ठीक है, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ वेदास। ये वेदास की सुप्रीमेसी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो इन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें अपनी लाइफ टाइम में बोलनी है। जैसे स्वराज की मांग ये करेंगे। ठीक है, दैट इज फ्रीडम की डिमांड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स के सामने ये कहेंगे। ये हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की डिमांड रखेंगे। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की डिमांड रखेंगे। सो दीज वर द डिमांड्स कि स्वराज दो और हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दो। फिर इसी के टाइम पीरियड में ये गो बैक टू वेदास की बात करेंगे कि वेदास की और लौटो, वेदास को पढ़ो तभी तुम लोग एक राइट पाथ पर आ पाओगे। ठीक है, फिर इंडिया फॉर इंडियंस की बात करेंगे, ब्रिटिशर्स को उनकी औकात दिखाने के लिए कि इंडिया इंडियंस का है, तुम लोगों का नहीं है। और इसी टाइम पीरियड में एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होता है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन कुछ नहीं था बच्चों, इसमें जितने भी नॉन हिंदूज थे, चाहे वो किसी और धर्म के थे, उनको हिंदू में कन्वर्ट किया जाता था एक प्योरिफिकेशन टेक्निक के थ्रू। प्योरिफिकेशन टेक्निक के थ्रू, बिकॉज ही वॉज अ, बोल सकते हो कट्टर हिंदू थे ये, राइट। इसी टाइम पीरियड में 1886 में डीएवी स्कूल्स की चेन सेटअप की जाएगी। ठीक है, डीएवी स्कूल्स की चेन सेटअप की जाएगी किसी के द्वारा, गुरुदत्त के द्वारा। गुरुदत्त के द्वारा प्लस आपका कौन था दूसरा बंदा, लाला हंसराज। लाला हंसराज, राइट। इसी टाइम पीरियड में आपका हरिद्वार में, हरिद्वार में आपकी पहली गुरुकुल खोली जाएगी बाय स्वामी श्रद्धानंद, जो कि इनके फॉलोअर्स बनेंगे आगे। और ये पहला जो सेटअप होगा ना 1886 में, लाहौर में आपका डीएवी स्कूल ओपन होगा। इवन लाला लाजपत राय दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे। ठीक है, लाला लाजपत राय वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ दयानंद सरस्वती, मतलब आर्य समाज के फॉलोअर हुआ करते थे। यहां तक बात समझ आ गई सबको? यहां तक बात समझ आ गई सबको? अच्छा, पहले ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका सारे।
अब आता है रामकृष्ण मिशन। देखिए रामकृष्ण मिशन की जब आप बात करते हो तो इसके जो फाउंडर थे 1897 में इसकी फाउंडेशन रखेंगे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इन द फॉर्म ऑफ बेलूर मठ, बेलूर मठ कलकत्ता, फॉर हिज आइडल, फॉर हिज आइडल रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद नाम के एक बंदे होंगे जो कि अपने आराध्य रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इसकी फाउंडेशन करेंगे 1897 में कलकत्ता में इन द फॉर्म ऑफ बलूर मठ। बेसिकली क्या था, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, ठीक है, जो लोगों को मदद करता था एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब स्वामी विवेकानंद इसमें इंपॉर्टेंट बंदे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था नरेंद्र दत्त। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था, ठीक है। अब इनके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जैसे 1893 का इवेंट, 1895 का इवेंट, 1896 का इवेंट और 1897 का इवेंट। 93 में ये आप लोगों की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन शिकागो को अटेंड करेंगे, शिकागो को अटेंड करेंगे। अब देखो लोग जब भी अपनी इंग्लिश में स्पीच स्टार्ट करते हैं वो क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन ये भारतीय संस्कृति को शिकागो जैसे एरिया में रिप्रेजेंट करते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन ना बोलकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपनी स्पीच को स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इवन जो इनकी फैन फॉलोइंग होगी अमंग द लेडीज वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई बंदा ऐसा आया है जो कि लेडीज एंड जेंटलमैन ना बोलकर सभी को अपना भाई बहन बोल, मतलब भाई बहन से दर्शा रहा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये एक आपकी रिलीजन के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी जो शिकागो में लगेगी, उधर अटेंड करने जाएंगे और इंडिया का नाम ऊपर कर आएंगे। फिर इनकी मुलाकात होगी, मेट सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता को ये मीट करेंगे, ठीक है। ये एक आयरिश लेडी थी जो कि इनके थॉट प्रोसेस से इतने ज्यादा इंस्पायर हो जाएगी कि इनके साथ इंडिया आ जाएगी और इंडिया में लोगों को सर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। सिस्टर निवेदिता, इनका ओरिजिनल नेम अगर आयरिश नेम देखोगे, ठीक है, वो तो क्या था, मार्गरेटा एलिजाबेथ नोबल, मार्गरेटा नोबल, राइट। तो इससे मिलती है और ये लेडी इधर इंडिया में आके लोगों की सेवा में लग जाती है। फिर बुक लिखते हैं राजा योगा, योगा पे बहुत ज्यादा बल देते थे, राजा योगा नाम की बुक लिखते हैं। एंड 1897 में तो रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखते हैं, रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके सीरीज में इवेंट्स हैं वो याद रखने हैं। अब इसी बंदे ने कुछ दो और बुक्स और लिखी थी, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। बुक्स की अगर हम बात करें तो पहली बुक है प्रभु बुड्ढा, दूसरी बुक है उबडोधना, ठीक है। तो प्रभु बुड्ढा और उबडोधना नाम की पुस्तक लिखते हैं, ये आपकी अंग्रेजी की पुस्तक होती है और ये आपकी बंगाली पुस्तक होती है, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद का बर्थडे आता है 12 जनवरी को, इस दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इनका नाम तो आपको पता है, नरेंद्र दत्त था। और मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, एक मिनट।
चलिए, ये लिखवा रही थी। हाँ, और क्या बता रही थी मैं, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र दत्त। ये जो इनको नाम मिला है ना स्वामी विवेकानंद, ये एक खेतरी के राजा हुआ करते थे। अजीत सिंह ठीक है, खेतरी माइंस के एक राजा हुआ करते थे अजीत सिंह, उन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद का टैग दिया था बिकॉज अच्छी चीजें बोलते थे। और एक इनकी और बुक है, सारी लिख लो अब तुम, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, ये भी इनकी बुक है जो आपने याद रखनी है। तो इसका सारा स्क्रीनशॉट ले लो, जब ले लोगे मुझे फोटो भेज दे, फोटो नहीं थम्स अप भेज देना। एक करवाऊंगी, इसके बाद छुट्टी है तुम लोगों की, ठीक है। लिख लिया है सबने? लिख लिया सबने कि नहीं? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बताओ ना, लिखा कि नहीं लिखा? मुझे कैसे पता चलेगा फिर लिख लिया आपने कि नहीं। चलिए, अगला हम स्टार्ट करेंगे थियोफॉसिकल सोसाइटी। एटीन सेवेंटी फाइव में इसकी फाउंडेशन जो है वो कौन करेगा? मैडम मैडम एचपी, मैडम एचपी, जो कि आयरिश लेडी होंगी, ठीक है। आयरिश नहीं, रशियन करना इसको, रशियन होगी। अलोंग विद कर्नल अलकूट, जो कि यूएसए का होगा, ठीक है। तो ये यूएसए में मूवमेंट शुरू होगी, यूएसए में मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो अगर आप देखो, ये एक वेस्टर्न फाउंड मूवमेंट होगी, क्योंकि वेस्टर्न लोग, वेस्टर्न साइड के लोग इसकी फाउंडेशन रखेंगे, फाउंड मूवमेंट होगी। अब 1875 के 7 साल बाद, क्योंकि इनकी अब डेट्स लर्न करना ऑर्डर में नहीं है ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो आप 7 साल जब ऐड करोगे 1875 में, तो बच्चे कितना आ जाएगा? इट विल बी 1882। तो 1882 में इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट किए जाएंगे अड्यार, तमिलनाडु में। एंड अब जाकर ये जो सोसाइटी है इंडिया के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। फिर इसके 25 ईयर्स बाद, इसके 25 ईयर्स बाद, इसको ऐसे लर्न करना, अदरवाइज आप लोगों को ना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी इसको ऐसे लर्न किया था। 1907 में एनी बेसेंट को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, एनी बेसेंट को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये अभी आप लेडी पढ़ोगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत अच्छी लेडी रहेगी। होम रूल मूवमेंट ये स्टार्ट करेगी इंडिया में, ताकि लोग जो है अपनी वॉइस को रेज आउट करें और ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाले। अब ये जो एनी बेसेंट थी, ये भी आयरिश लेडी थी, ठीक है। ये इंडिया में आई थी इंडिया के लोगों की मदद करने के लिए, और फिर इवेंचुअली यहीं पे सेटल हो गई थी, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं, इसने अपनी लाइफ में क्या काम किए? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करेगी, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करेगी, ठीक है। फिर साथ ही में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोलेगी, सेंट्रल कॉलेज खोलेगी 1898 में। यही कॉलेज आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाएगा। आप गूगल कर लीजिए, ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाएगी। कब? 1916 में, 1960 में। एनी बेसेंट की बात करूं तो इनकी दो बुक्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगर आप लर्न कर लेंगे दैट विल बी वेरी गुड।
एक इनकी पुस्तक थी, पुस्तक तो क्या ही बोलना, न्यू इंडिया, डेली बेसिस पे ये इनका जर्नल पब्लिश हुआ करेगा। दूसरा होगा कॉमनवील। तो ये इनके जर्नल्स हुआ करते थे जो ये पब्लिश करती थी लड़की। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ निडो। ठीक है, राइट, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा है वो। ठीक है, चलिए, थियोफॉसिकल सोसाइटी सबको समझ आ गई? समझ आ गई थियोफॉसिकल सोसाइटी? यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर करती हूँ मैं। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट।